गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें, आप जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर काफी दिनों से एक मुद्दा चल रहा था विद रिगार्ड्स टू ईवीएम, यानी कि ईवीएम खत्म करके हमें कहीं ना कहीं पेपर बैलेट की तरफ जाना चाहिए। ऐसी कुछ पिटिशंस यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिली थी। पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही कैटेगोरिकली बोल दिया है कि ईवीएम्स बिल्कुल सही है एंड हम नहीं जाएंगे पेपर बैलेट के ऊपर। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आप ये मान के चलोगे कि नहीं यार ईवीएम ठीक नहीं है, ईवीएम ठीक नहीं है, तो ये काफी एक ब्लाइंड डिस्ट्रस्ट हो जाएगा, ये मददगार नहीं है। इसके साथ ही साथ प्लीज यहां पर तक भी थी कि वीवीपैट और ईवीएम के काउंट को 100% क्रॉस वेरीफाई किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए भी मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये बोला गया है कि आप एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन ऐसी डिवाइस कर सकते हो जिसके माध्यम से वीवीपैट स्लिप्स को आप डायरेक्टली काउंट कर पाओ रेदर देन पर्सन के थ्रू करने के। राइट, तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो कि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बताए हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह बात भी बोली है कि मान लो अगर किसी लूजिंग कैंडिडेट को ऐसा लगता है कि यार वहां पे ईवीएम में कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ है, तो ऐसे केस के अंदर एक प्रोविजन बना दिया गया है जिसके माध्यम से क्या होगा कि जो भी कैंडिडेट है वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि मुझे वेरीफाई करना है, एंड जो भी इसका चार्जेस आएंगे इसके वेरिफिकेशन के प्रोसेस के लिए वो उस कैंडिडेट के द्वारा दिए जाएंगे। अगर तो मान लो कुछ गड़बड़ आई तो इसका जो चार्जेस है वो वापस रीपे कर दिए जाएंगे। पर अगर ईवीएम में कोई भी गड़बड़ नहीं थी तो यहाँ पर इस कैंडिडेट को वो पूरा प्रोसेस का जो भी खर्चा आएगा वो खर्चा वहन करना पड़ेगा। तो ये कुछ पॉइंटर्स है जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। दोस्तों, डेट है आज की 27 अप्रैल 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। एक जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है दैट इज विद रिगार्ड्स टू सीपी ग्राम्स। अब ये क्या है सर सीपी ग्राम्स? देखो इसकी फुल फॉर्म समझो, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। पब्लिक ग्रीवांस मतलब पब्लिक की शिकायतें, उनको रिड्रेस करना मतलब उन शिकायतों को ठीक करना, उनको शिकायतों का निपटारा करना, यही है क्या सीपी ग्राम्स। तो दोस्तों है क्या ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसके माध्यम से जो हमारे नागरिक हैं वो 24 घंटे और सातों दिन अपनी ग्रीवांसेस को, अपनी शिकायतों को पब्लिक अथॉरिटीज के रिगार्डिंग इनको यहाँ पे दर्ज करवा सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमारी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन, उसके अंदर जो डिपार्टमेंट आता है DARPG, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांस, ये यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करता है। ये एक सिंगल एकमात्र पोर्टल है जो कहीं ना कहीं सारी मिनिस्ट्रीज, चाहे वो स्टेट की हो चाहे वो इंडिया की हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स की भी, उनके मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट सबके लिए एक सिंगल पोर्टल आपको देखने को मिल जाएगा। आप लोगों ने ना उमंग ऐप भी शायद डाउनलोड कर रखी होगी, तो उमंग ऐप के साथ भी यहाँ पे पूरा इसका इंटीग्रेशन आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप ट्रैक कर सकते हो अपनी शिकायत का कि कोई उसके रिगार्डिंग निपटारा हुआ या नहीं हुआ, कहाँ पर मेरी स्टेटस है उसका। एट द सेम टाइम अगर मान लो आप उस रेजोल्यूशन प्रोसेस के साथ खुश नहीं हो तो प्रॉपर आप फीडबैक भी दे सकते हो। अगर मान लो आप कहते हो कि नहीं यार अच्छे से मेरी शिकायत का निपटारा नहीं हुआ और आपने फीडबैक दिया, रेटिंग दी पुअर, तो आप कहीं ना कहीं उसकी अपील भी यहाँ पे दर्ज कर सकते हो। अकॉर्डिंगली उसको भी फिर यहाँ पे आप प्रॉपरली ट्रैक वगैरह कर सकते हो। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर कुछ चीजें एग्जेम्प्टेड हैं, जैसे जो आरटीए में मुद्दा मैटर है वो एग्जेम्प्टेड है, कुछ कोर्ट में मुद्दा चल रहा है वो एग्जेम्प्टेड है, रिलीजियस मैटर एग्जेम्प्टेड है। प्लस एट द सेम टाइम मान लो कोई यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है एंड उसकी कोई शिकायत है विद रिगार्ड्स टू सर्विस मैटर, वो भी यहाँ पे एग्जेम्प्टेड है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि मान लो और कोई चैनल बचा ही नहीं। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे सीपी ग्राम्स के रिगार्डिंग। अब आपका क्वेश्चन ये आएगा कि सर आखिर हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं? देखो डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि जो कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट है ना, उसने सीपी ग्राम्स को एज अ बेस्ट प्रैक्टिस डिक्लेयर किया गया है। एक्चुअल में आप लोग ना कॉमनवेल्थ के बारे में जानते होंगे। कॉमनवेल्थ ना इसका जो ओरिजिन है वो कहीं ना कहीं हमें ब्रिटिश एम्पायर के साथ देखने को मिलता है। 1887 के अंदर स्टार्ट हुआ कुछ पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑफ स्टेट्स के साथ, जैसे इंडिया भी इसका एक पार्ट है। ऐसा बोला जाता है कि जो ज्यादातर कंट्रीज है ना कॉमनवेल्थ की, वो कहीं ना कहीं पहले ब्रिटिश एम्पायर के अधीन थी। पर ध्यान रखना सारी कंट्रीज ऐसी नहीं है, पर ज्यादातर कंट्रीज ऐसी आपको देखने को मिलेंगी जो कहीं ना कहीं पहले ब्रिटिश एम्पायर के अंडर आती थी। उन्हीं का एक फैमिली ऑफ नेशंस आपको देखने को मिल जाता है जिसको हम कॉमनवेल्थ के नाम से जानते हैं। जो मॉडर्न कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन है वो कहीं ना कहीं 1949 के अंदर एग्जिस्टेंस में आया इन अ मीटिंग इन लंदन, जहां पर हमें लंदन डेक्लेरेशन देखने को मिल जाएगा। आज के समय इसकी टोटल 56 इंडिपेंडेंट एंड इक्वल कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया आपको देखने को मिल जाएंगी। ये चीज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब हम किसी के गुलाम नहीं है, ठीक है ना, इनमें से कोई कंट्री किसी के गुलाम नहीं है। अब
अब सारी की सारी कंट्रीज इक्वल हैं, तो एक वॉलेंटरी एसोसिएशन है, अगर कोई कंट्री चाहे तो उसको बिल्कुल छोड़ के भी जा सकती है। ठीक है, तो 2022 के अंदर गैबॉन और टोगो इनने भी ज्वाइन किया। पर ध्यान रखने वाली बात मैंने आपको बताया, अब आज के समय इसकी मेंबरशिप सबके लिए ओपन है, चाहे वो ब्रिटिश एम्पायर के अधीन थी या नहीं थी, तो कोई भी इसको अब ज्वाइन कर सकता है। कोशिश इनकी यही रहती है कि सब लोग मिलकर कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट, पीस इनके लिए यहाँ पे काम करें। एंड अकॉर्डिंगली इसके लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस है, कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट जिसने अभी रिसेंटली सीपी ग्राम्स को यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस बताया है, कॉमनवेल्थ फाउंडेशन हो गया, कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग, तो इस तरह से अलग अलग आपको ऑर्गेनाइजेशन इसके अंतर्गत देखने को मिल जाती हैं। ध्यान रखिएगा इसके हेडक्वार्टर्स आपको लंदन में देखने को मिलते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच शुड बी नोइंग अबाउट कॉमनवेल्थ एज वेल एज सीपी ग्राम्स। नेक्स्ट अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप्स कॉन्फ्रेंस। देखो भूटान की गवर्नमेंट के द्वारा ना इसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस। थोड़ा सा पहले आपको टाइगर के बारे में समझा देता हूँ। जब हम बात करते हैं टाइगर्स की, तो आप जानते होंगे इसका साइंटिफिक नेम बहुत ही फेमस है, पैंथेरा टिग्रिस। ये लार्जेस्ट वाइल्ड कैट स्पीशीज आपको दुनिया भर में देखने को मिल जाएगी। इनका IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड होता है, साथ साथ शेड्यूल 1 में आती है WP एक्ट के, एंड साइट्स में भी अपेंडिक्स 1 में देखने को मिल जाएगी, यानी कि बहुत हैवी लेवल ऑफ प्रोटेक्शन यहाँ पे गिवन है। अब अपने आप में देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं टाइगर, क्योंकि देखो अगर हमें फूड चेन या फूड वेब को कहीं ना कहीं प्रॉपर्ली रन करवाना है, उनको प्रॉपर्ली सस्टेन करवाना है, वहां पर टाइगर्स का रोल अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दीज आर द एपेक्स प्रेडेटर्स। ठीक है ना, सबसे ऊपर आपको फूड चेन में देखने को मिल जाएंगे। बाकी लैंडस्केप स्पीशीज हैं, आप जानते होंगे बायोडाइवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड इनको ना एक ऐसा एरिया चाहिए जहां पर कोई ह्यूमन डिस्टर्बेंस ना हो, एंड अच्छा खासा इनको खाने के लिए चीजें चाहिए, प्रे वगैरह के ऊपर ये डिपेंडेंट बिल्कुल रहते हैं। ओवर द टाइम अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें ना, तो टाइगर की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, चाहे वो इंडिया की बात हो, चाहे वो ग्लोबली हम बात करें। ग्लोबली अगर मैं बात करूं ना, तो 2015 में 3200 के करीब करीब आपको टाइगर्स देखने को मिलते थे, पर आज के समय वो 4500 के आसपास देखने को मिल जाते हैं, तो लगभग 40% का इंक्रीज हुआ है। इसी तरह से हमारे इंडिया में भी नंबर्स काफी अच्छी तरह से बढ़े हैं। ऐसा कारण क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ पे काफी अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। 1973 के अंदर हमने प्रोजेक्ट टाइगर लेकर आए, जिसके माध्यम से हमने बंगाल टाइगर्स को सेव करने की कोशिश करी। फिर हमने एक अथॉरिटी बना दी, NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो क्या है स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, राइट। इसको 2005 में बनाया गया था NTCA को, एंड कोशिश यही थी कि अच्छे से प्रोजेक्ट टाइगर को इम्प्लीमेंट किया जा पाए। प्लस एट द सेम टाइम हमारे पास वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया भी है, जो कि एक सोसाइटी है बेसिकली, जो अलग अलग संस्थाओं के साथ मिलकर काम करती है। तो ये तो हमने जान लिया टाइगर्स के बारे में। अब हुआ क्या है ना, भूटान ऑर्गेनाइज कर रहा है सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस। अब ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि देखो टाइगर्स को जब हम सेव करना है ना, तो हमें अच्छा खासा पैसा चाहिए उसके लिए, ताकि टाइगर्स को हम प्रोटेक्ट कर पाए, उनके हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट कर पाए। तो यही इवेंट जो है ना, वो आज के समय आपको भूटान में देखने को मिल जाएगा, राइट। तो इनका फोकस ये है कि $1 बिलियन गैदर करें ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, ताकि टाइगर्स और उनके हैबिटेट्स को हम यहाँ पे प्रोटेक्ट कर पाए। तो यहाँ पर दो मिलके कर रहे हैं, एक तो भूटान की सरकार हो गया, इसके अलावा टाइगर कंजर्वेशन कोलिशन, इनके द्वारा ये कॉन्फ्रेंस यहाँ पे होस्ट करी जा रही है। अब आप भूटान गवर्नमेंट तो समझ गए, ये टाइगर कंजर्वेशन कोलिशन क्या है। ये टाइगर कंजर्वेशन कोलिशन दरअसल में ना, इसके अंदर आपकी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन आ जाती हैं, जैसे आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड हो गया, आपका IUCN हो गया, पैंथेरा हो गया, IE, FFI, ये अलग अलग आपकी संस्थाएं मिलकर इन्होंने एक कोलिशन बना लिया है, जो कि फोकस करती हैं टाइगर्स के ऊपर। ठीक है, इन्होंने ऑलरेडी बहुत अच्छा काम किया हुआ है, जैसे आप नोटिस करोगे 2010 से अभी तक लेकर भी आप नोटिस करोगे, तो 197 मिलियन डायरेक्टली एंड बाकी 880 मिलियन इनडायरेक्टली उन्होंने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है थ्रू वेरियस मेजर्स, ताकि टाइगर्स को हम यहाँ पे प्रोटेक्ट कर पाए। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे टाइगर्स के एंड सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस, जो आपको जानने चाहिए। नेक्स्ट एक बहुत ही इजी टॉपिक है, मिलियन मियावाकी प्रोजेक्ट। मैंने आप लोगों के साथ मियावाकी टेक्निक कई बार डिस्कस करी हुई है, एंड इवन UPSC ने इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। मियावाकी टेक्निक आप जानते होंगे, एक बेसिकली एक तरीका होता है जिसके माध्यम से आप अर्बन एरियाज के अंदर फॉरेस्ट को ग्रो कर सकते हो, काफी जल्दी से, काफी तेजी से आप कहीं ना कहीं ग्रो कर सकते हो। और एक्चुअल में आप नोटिस करो, यहाँ पे फोकस यही रहता है कि जो वहाँ के नेटिव फॉरेस्ट होते हैं ना, उन्हीं की तरह ही हम यहाँ पर चीज़ों को बना पाएं, उन्हीं की तरह बहुत जल्दी हम फॉरेस्ट को ग्रो कर पाएं। एंड साथ ही साथ ऐसी वेराइटीज को चूज किया जाता है जो अपने आप में क्या होती हैं, आत्मनिर्भर या फिर सेल्फ सस्टेनिंग होती हैं। कहने का मीनिंग क्या, बस थोड़ा साल के बाद आप उनका ध्यान रखो, उसके बाद ना उनको पानी की जरूरत कुछ खास, ना ही उनको फर्टिलाइजर वगैरह की जरूरत, अपने आप में ये सेल्फ सस्टेनिंग हो जाते हैं। यही मियावाकी का फायदा होता है। एंड मल्टीपल लेयर्स को यहाँ पे इन्वॉल्व किया जाता है, ताकि
बहुत तेजी से ग्रो कर पाए, एंड एट द सेम टाइम फॉरेस्ट में जिस तरह की आपको बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है वो भी यहाँ पे कुछ हद तक क्रिएट करी जा सकती है। अब ये मियावाकी तो समझ आ गया, व्हाट एग्जैक्टली इज मिलियन मियावाकी। देखो अभी क्या है ना, हमारी प्रोजेक्ट ये जो है ये बात करता है कि दिल्ली एनसीआर के अंदर हम मिलियन ट्रीज को लगाएंगे मियावाकी प्लांटेशन के तरीके से। तो 600 ट्रीज के हिसाब से मियावाकी प्लांटेशन करी जाएंगी अलग अलग जगह के ऊपर, ताकि दिल्ली एनसीआर के अंदर ही हम एक 1 मिलियन ट्रीज को यहाँ पे लगा पाए। इस तरह से इसके बेसिस के ऊपर होगा क्या, एयर क्वालिटी इंप्रूव होगी एंड अकॉर्डिंगली अर्बन स्पेसेस और बेहतर हो पाएंगी। तो यहाँ पर अभी क्या हुआ है, जो एम्बेसी है इसराइल की इंडिया के अंदर, उसके द्वारा मिलियन मियावाकी प्रोजेक्ट को यहाँ पे ज्वाइन कर लिया गया है। साथ साथ एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी भी थी, बट इस तरह से ये चीज अडॉप्ट कर ली गई है। बाकी आप जानते होंगे मियावाकी टेक्निक के बारे में, जापानीज बॉटनिस्ट थे अकीरा मियावाकी जी, इनके द्वारा 1980s के अंदर यहाँ पे इस टेक्निक को डेवलप किया गया कि कैसे हम बहुत ही कम समय के अंदर, बहुत ही छोटे स्पेस के अंदर भी फॉरेस्ट को ग्रो कर सकते हैं। तरीका मैंने आपको बता दिया, किस तरह से आप नोटिस करोगे मल्टी लेयर्ड यहाँ पे फॉरेस्ट होते हैं, एंड एट द सेम टाइम वो क्या होते हैं, सेल्फ सस्टेनिंग होते हैं, कुछ रेगुलर मेंटेनेंस की इनको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। इसके बेसिस के ऊपर आपकी इकोसिस्टम सर्विसेज बढ़ती हैं, आपकी चाहे आपकी टूरिज्म की सर्विस हो गया, रिक्रिएशन हो गया, टेम्परेचर वगैरह हो गया, उनको मेंटेन करना हो गया, कार्बन सिंक्स का क्रिएशन, बायोडाइवर्सिटी रिस्टोर हो गया, माइनिंग एक्टिविटीज का इम्पैक्ट को कहीं ना कहीं मिटिगेट करता है, जो उसकी वजह से आप नोटिस करते हो ना, जैसे कंक्रीटाइजेशन हो गया, अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी उससे कहीं ना कहीं आपका अर्बन हीट आइलैंड और बाकी सारे इफेक्ट इंक्रीज होते हैं। तो मियावाकी टेक्निक या मियावाकी प्लांटेशन के माध्यम से इन सभी चीज़ों को रिड्यूस किया जा सकता है, जिसके माध्यम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट हो सकता है, राइट। बाकी इस टेक्निक में इंटरडिपेंडेंस के ऊपर फोकस होता है। साथ ही साथ अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर 20 फीट हाई तक आपको फॉरेस्ट आपको देखने को मिल सकते हैं 2 सालों के अंदर। तो बहुत अच्छा तरीका है अर्बन एफॉरेस्टेशन का। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज पुलिकट बर्ड सेंचुरी। अब ये क्या मुद्दा है, देखो पहले आप आओ इसकी लोकेशन समझो एक बार। आप जानते होंगे जब हम बात करते हैं ना पुलिकट बर्ड सेंचुरी की, तो ये आपको 2 स्टेट्स के अंदर देखने को मिलती है। मेजर पार्ट हालांकि इसका आंध्र प्रदेश के अंदर ही है, पर कुछ हिस्सा आपका यहाँ पर आपका तमिलनाडु में भी देखने को मिल जाएगा। चलो ठीक है, ये बात तो सर हमें थोड़ी पता भी थी। अभी पता क्या हुआ है, अभी जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट है ना, उन्होंने डिसाइड किया है कि इस पुलिकट जो बर्ड सेंचुरी है या पुलिकट लेक है, इसका कुछ हिस्सा हम क्या करने जा रहे हैं, डी नोटिफाई करने जा रहे हैं। एंड अपने आप में यही स्टेटमेंट बहुत बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाती है। अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्या हो गया इस स्टेटमेंट के अंदर। देखो दरअसल में है क्या ना, यहाँ पर आप नोटिस करना, यहाँ पर ना आपको एक पोर्ट देखने को मिलेगा, इसका नाम है क्या, अडानी कट्टुपल्ली पोर्ट। ठीक है, अब अडानी कट्टुपल्ली पोर्ट जो है ना, वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है पिछले कुछ टाइम से, कि थोड़ा बड़ा कर पाए पोर्ट को। पर क्योंकि देखो यहाँ पे पुलिकट लेक है, तो वहां पर क्या आ जाता है, उसका इको सेंसिटिव जोन आ जाता है। इको सेंसिटिव जोन होने की वजह से बहुत सारी वो चीजें वो नहीं कर पाते, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ से क्लियरेंस मिलना भी मुश्किल हो जाता है। अब लोकसभा इलेक्शन से जस्ट पहले क्या हुआ है, वहां की जो डीएम है ना, उन्होंने एक नोटिफिकेशन इशू किया। उन्होंने कहा भाई यार यहाँ की ना जो पुलिकट लेक है, इसकी थोड़ी बाउंड्रीज वगैरह सेटल्ड नहीं है, ठीक है ना। तो अगर कोई लोकल लोग हैं जिनका कुछ ना कुछ क्लेम है कि यार ये एरिया मेरा है या इस तरह की चीजें हैं, वो अपने क्लेम प्रोसेस को यहाँ पे लेकर आ सकते हैं। तो उसके बेसिस के ऊपर क्या हो रहा है ना, ये पुलिकट लेक का जो एरिया है, जो कंजर्व वाला एरिया है, उसको रिड्यूस किया जा रहा है। आप समझ रहे हो मैं बात क्या कह रहा हूँ, इन्वायरमेंट का जो प्रोटेक्टेड रीजन है, उस प्रोटेक्टेड रीजन को कहीं ना कहीं कम किया जा रहा है। अब रीजन प्रोटेक्टेड वाला कम हो जाएगा, उसके बेसिस के ऊपर ये जो अडानी कट्टुपुली जो पोर्ट है, ये कहीं ना कहीं इको सेंसिटिव जोन से बाहर चला जाएगा, जिस वजह से उसको एक्सपैंड करने के अंदर अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट इसके अगेंस्ट आवाज उठा रहे हैं कि ये वाली चीज ठीक नहीं है। तो वहां पे की सरकार का भी यही कहना है, जो डीएम वगैरह है, कि भैया इनके जो बाउंड्रीज है अभी तक रीडिफाइंड नहीं है, प्लस एट द सेम टाइम काफी सारे इश्यूज हैं कि कैसे कहीं ना कहीं वो जो चीजें करें, प्रॉपरली लैंड एक्विजिशन भी नहीं हो पाया है। तो ये सारे कुछ ना कुछ इश्यूज इसके रिगार्डिंग थे, कि फाइनल नोटिफिकेशन भी पेंडिंग था। तो ये सारी चीज़ों की वजह से पुलिकट बर्ड सेंचुरी यहाँ पे न्यूज़ में आ चुका है। हालांकि ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ है, हमें जो मुद्दे पढ़ने हैं थोड़ा सा उसकी तरफ और बढ़ते हैं। एक जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है पुलिकट बर्ड सेंचुरी की, ये इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी है। अब आप पूछेंगे सर पहली कौन सी है, देखो राजस्थान गए हो आप लोग, बिल्कुल सर, भरतपुर बर्ड सेंचुरी आपने सुना होगा कुलादू नेशनल पार्क के अंदर, राइट। यही आपकी इंडिया की लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी है। बहुत सारे बर्ड्स आपको यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे भरतपुर राजस्थान के अंदर। उसके बाद जो इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी है ना, वो आपकी पुलिकट बर्ड सेंचुरी ही है।
विंटर के अंदर बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, गुल्स, टर्न्स, फ्लेमिंगोस हर साल विंटर के समय देखने को मिलते हैं। बाकी पेलिकन, स्टॉक और डक्स भी आपको थ्रू आउट द ईयर देखने को मिल जाती हैं। जैसा मैं आपको कह रहा था, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर आपको ये बर्ड सेंचुरी देखने को मिल जाएंगी। तो इसी के बेसिस के ऊपर बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट यहाँ पे कंसर्न जाहिर कर रहे हैं विद रिगार्ड्स टू इको सेंसिटिव जोन। तो जो 10 किलोमीटर वाला डिफॉल्ट इको सेंसिटिव जोन है ना, उसको अब कहीं ना कहीं रिकैलकुलेट किया जाएगा। तो जो प्रोजेक्ट था अडानी कट्टुपुली पोर्ट, वो कहीं ना कहीं इससे बाहर आ जाएगा एंड वो एक्सपेंड कर पाएंगे, ऐसा एनवायरमेंटलिस्ट का बहुत सारे कहना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्रिस्टल मेज टू मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। देखो पहले तो मैं आपको बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जब हम बात करते हैं ना बैलिस्टिक मिसाइल की, तो एक बैलिस्टिक फ्लाइट पाथ को फॉलो करती है जिसमें 3 फेज होते हैं। यहाँ पर आप पिक्चर में समझने की कोशिश करना। देखो एक तो होता है हमारा पहला फेज, ये वाला, ये फेज, दिस इज फर्स्ट फेज। इसको हम किसके नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं बूस्ट फेज के नाम से भी। अब यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो सॉलिड फ्यूल होता है ना, वो कहीं ना कहीं मिसाइल को ऊपर लेके जाता है। ठीक है ना, ऊपर क्यों लेके जा रहा है? ताकि प्रॉपरली इसकी जो प्रॉपर वेलोसिटी है, प्रॉपर एल्टीट्यूड है, ये इसको कहीं ना कहीं मिल पाए एंड अर्थ के एटमॉस्फेयर के थ्रू ये मूव कर पाए, उसको पेनिट्रेट कर पाए। ये होता है हमारा पहला फेज। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा दूसरा फेज। दूसरे फेज के अंदर ना मेजरली यहाँ पे ये मिडल फेज वाले की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जाके ना ये जो अनपावर्ड हो जाता है। अनपावर्ड का मतलब क्या? जब अर्थ के अपर रीचेस में आप पहुंच गए हो, उस समय के ऊपर क्या होगा, इंजन की पावर के बिना आप कहीं ना कहीं रन करोगे, तो इसको मिड कोर्स पाथ या हॉरिजॉन्टल पाथ भी बोला जाता है। फिर तीसरा फेज आता है जिसको हम टर्मिनल फेज या एंड फेज के नाम से जानते हैं। फिर अकॉर्डिंगली ये ग्रेविटी के हिसाब से मूव करता 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 अपने टारगेट को इस तरह से हिट कर जाता है। ये होता है आपका बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोसेस पूरा का पूरा। अब यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो एक क्रिस्टल मेज 2 करके है, यहाँ पर स्ट्रेटेजिक सोर्सेज कमांड के द्वारा इसका एक नया वर्जन जो कि मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, उसको सक्सेसफुली लॉन्च किया गया अंडमान निकोबार आइलैंड से। थोड़ा सा मैं और आपको समझाता हूँ। बैलिस्टिक मिसाइल तो आप समझ गए होंगे, ये क्या है? एयर टू सरफेस है। यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया कहाँ से? हवा से। Su-30 फाइटर जेट से इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया। कोई भी यहाँ पे सरफेस के ऊपर आपका कुछ होगा, कुछ एनिमी ऑब्जेक्ट होगा, तो अकॉर्डिंगली उसको यहाँ पे ये टैकल कर पाएगा बड़े आराम से। यहाँ पर ना बहुत सारी अलग अलग टेक्नोलॉजीज को साथ में इंटरमिक्स किया गया है। मैं आपको बताता हूँ। एक है आपकी पॉपाई मिसाइल, ये इजराइल की तरह बिल्ड करी गई है। ये एक मीडियम रेंज कन्वेंशनल मिसाइल है जो कि आप फायर कर सकते हो लगभग 90 किलोमीटर के डिस्टेंस से। ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि अगर आपने ऊपर की तरफ हिट करना है तो आपका जो एयरक्राफ्ट है वो पूरा वर्टिकली ऊपर ही होना चाहिए, नहीं, उसके बिना भी ये चीज कर सकता है। तो ये इजराइल बेस्ड टेक्निक का हमने इस क्रिस्टल मेज 2 के अंतर्गत भी यूज किया है। उसके अलावा जो स्पाइस है, स्पाइस क्या है? स्मार्ट प्रिसाइज इंपैक्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव गाइडेंस किट 2000। ये क्या है? ये 2000 पाउंड MK-84 अनगाइडेड बॉम्ब के ऊपर माउंट किया जाता है इस चीज को। एंड ये भी सामने हमारा जो भी हमारा एनिमी टारगेट होगा उसको बहुत अच्छे से हिट कर देगी। तो ये एक फायर एंड फॉरगेट है। आपने एक बार टारगेट को लॉन्च कर दिया, टारगेट को फिक्स कर दिया ना, फिर वो जाके उसको हिट करेगी ही करेगी। तो ये इसका आपका बहुत इंटरेस्टिंग फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एक चीज आप सोच रहे होंगे, सर ये स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड क्या है? देखो इसको ना आप स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कमांड के नाम से भी जानते हो। यहाँ पर आपके इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के पर्सनल आपको देखने को मिल जाएंगे जिनको लीड किया जाता है कमांडर इन चीफ के द्वारा। अब इसको 2003 में क्रिएट किया गया था ताकि आपका जो कंट्री का न्यूक्लियर आर्सनल है उनको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से हैंडल किया जाए। आप DRDO के बारे में जानते होंगे, जो कहीं ना कहीं इन वेपन्स को डेवलप करता है, पर उनको हैंडल कौन करता है? वो आपका स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड या स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कमांड ही यहाँ पे उनको हैंडल करता है। तो अभी ये जो वर्जन बनाया गया है क्रिस्टल मेज 2, जो कि एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, वो किसने एक इसी के अंतर्गत यहाँ पे लॉन्च किया गया है अंडर स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड। तो ये कुछ पॉइंटर्स आपको पता होने चाहिए। बाकी मैंने प्रोसेस आपको समझा दिया है, राइट। इसके अलावा और आप देख पाओगे कि काफी अच्छी खासी एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी आपको इसको देखने को मिल जाएगी। हाई वैल्यू टारगेट है, 250 किलोमीटर से भी ज्यादा डिस्टेंस ये कहीं ना कहीं टारगेट को अपने हिट कर पाएगा। ठीक है ना, लॉन्ग डिस्टेंस से आप इसको हिट कर पाओगे। तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स। बाकी आप नोटिस करोगे जहां पर GPS डिनाइड एरियाज भी है, जैसे इंडिया को कारगिल वॉर में फेस करना पड़ा था कि वहां पर हमें प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स नहीं मिले थे, तो वहां पर भी अच्छे से इफेक्टिवली काम कर पाएगा। तो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स रिगार्डिंग क्रिस्टल मेज 2 जो आपको यहाँ पे जानने चाहिए। अब देखो, कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था यानोमामी ट्राइब्स के बारे में या फिर यानोमामी एरिया के बारे में। देखो जब मैं बात करता हूँ ना इस टेरिटरी की, तो आपको ध्यान में रखना है ये आती है कहाँ पे? जो धरती का साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है ना, वहां पे बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप मेजरली वेनेजुएला की बात कर सकते हो और ब्राजील वाले रीजन की बात कर सकते हो। बहुत सारे कारणों की वजह से ये न्यूज में रहती है। एक्चुअल में ना इस एरिया के अंदर आपको वैसे ना गोल्ड देखने को मिलता है एंड इलीगल गोल्ड माइनिंग काफी लंबे टाइम से यहाँ पे कंटिन्यूड रही है इस रीजन के अंदर।
अब इलीगल गोल्ड माइनिंग है तो कहीं ना कहीं जो ब्राजील के वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ की गवर्नमेंट है, वो यहाँ पे कोशिश करती है कि इनको इलीगल माइनर्स को वहाँ पे हटा पाए, एंड जो लोग हैं ना उनको यहाँ पे बेनिफिट हो पाए। तो ये रीजन आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे लगभग आपको 30,000 से भी ज्यादा यानोमामी पीपल आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि वहाँ के मोस्ट आइसोलेटेड एंड कल्चरली डाइवर्स इंडिजिनस पीपल इन द वर्ल्ड है। तो एक बेसिक आइडिया आपको यानोमामी टेरिटरी का बहुत अच्छे से होना चाहिए। प्लेसेस इन न्यूज के पर्सपेक्टिव से यूपीएससी यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है। एक और मैं आपको आज का होमवर्क दे रहा हूँ, दैट इज एसी क्यूबो रीजन। अब ये रीजन का आपको मैंने बताना है कि रीजन आपको कहाँ पर देखने को मिलता है। इसके साथ ही आज की डिस्कशन के बेसिस के ऊपर कुछ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, जिनका मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे कि इनमें से कौन सा ठीक है एंड कौन सा गलत है। कल जो होमवर्क दिया था उसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट, आसियान फ्यूचर फोरम की बात करें तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। सेकंड, ड्रैगन फ्लाई मिशन आपका नासा के द्वारा है, ना कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा, तो सेकंड आपका गलत हो जाएगा। टाइटन बिल्कुल आपका सैटर्न का ही मून है, मैंने डिस्कस भी किया था कल इसको। एंड साथ साथ अगर मैं बात करूं कोलेशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो 2022 के अंदर नहीं भैया, ये 2019 के अंदर इसको हमने स्टैब्लिश किया था, तो चौथा आपका गलत हो जाएगा। इसके अलावा आज का आपका एमसीक्यू होमवर्क रहेगा, ये एक पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की मैं बात कर रहा हूँ, पोखोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। सेकेंडली, एक बहुत ईजी क्वेश्चन है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से, एल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी के रिगार्डिंग, तो इसका भी आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताइएगा। कल जो पॉलिटी का एक मैंने होमवर्क दिया था, यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की जब हम बात करें तो उसका जो साइज होता है, इट कैन बी लार्जर इन साइज देन हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। क्या ये बात ठीक है? द आंसर इज नो। एक्चुअल में क्या होता है ना, लेजिस्लेटिव साइज जो काउंसिल का जो साइज होता है वो मिनिमम कितना होता है, 40 मेंबर्स मिनिमम, एंड मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1/3 ऑफ द असेंबली मेंबर्स। टोटल स्ट्रेंथ जितनी असेंबली की है ना, उससे 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो पहला आपका अपने आप में गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि जो स्टेट के गवर्नर होते हैं वो कहीं ना कहीं नॉमिनेट करते हैं चेयरपर्सन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट। क्या ये बात ठीक है? द आंसर इज नो। एक्चुअल में क्या होता है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स कैसे इलेक्ट होते हैं, इनडायरेक्टली। फिर ये लोग जो इलेक्ट हुए हैं ये अपने आप में मिलकर ही अपने में से एक चेयरमैन को एक इलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर गवर्नर नॉमिनेट नहीं करते इनको, नहीं। तो दोनों के दोनों यहाँ पे गलत हैं, तो ऑप्शन डी, नीदर वन नॉट टू इज द राइट आंसर। इसके अलावा टी बिल्स के ऊपर मैंने आपको होमवर्क दिया था, ट्रेजरी बिल्स के रिगार्डिंग भी। तो देखो, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि आरबीआई जो करता है ना, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी को मैनेज करता है, बट नॉट स्टेट गवर्नमेंट। ये बात गलत है, आरबीआई स्टेट गवर्नमेंट को भी करता है। दूसरा कह रहा है कि टी बिल्स जो होते हैं आपकी सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है एंड नॉट द स्टेट गवर्नमेंट। ये बात आपकी करेक्ट है, टी बिल्स आपके डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। तो सेकंड एंड थर्ड आर द राइट आंसर, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। दोस्तों, ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PW ओनली एस में जाकर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।